चलो बच्चों स्टार्ट किया जाए। सुनो, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि यहां से केमिस्ट्री का एक पूरा पार्ट डिसाइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। कार्बन इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि इससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी से डिसाइड होता है। क्यों होता है, रीजन क्या है इसके पीछे, ये अभी हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम कार्बन के बारे में ये समझते हैं कि कार्बन कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। कार्बन पीरियोडिक टेबल में आता है। जब पीरियोडिक टेबल आप देखोगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप अभी पेज नंबर 86 निकालो। इस 86 में आपको दिखेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जब आप 14th ग्रुप में देखोगे तो 14th ग्रुप में आपको दिखेगा कार्बन। ये जो ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है कहां पे हैं? 14th ग्रुप में। तो कार्बन, टिन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सब के सब कहां पे आ रहे हैं? 14th ग्रुप में आ रहे हैं। ग्रुप क्या है, पीरियड्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग इस चैप्टर में आएंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आएंगे, तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। ये इसका एटॉमिक नंबर है। और इसका मास नंबर जो होता है, मास जो होता है, दैट इज 12। तो अगर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो मतलब ये कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 2n4। मतलब k ऑर्बिट में होंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन और l ऑर्बिट में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। k ऑर्बिट कहने का मतलब कि ये जो पहली ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट को हम लोग k ऑर्बिट बोलते हैं, इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। और ये जो छोटा सा बीच में आप देख रहे हो, ये है इसकी न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इसकी न्यूक्लियस। तो ये हो गई इसकी न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो आपने ये पढ़ा है और समझा है कि प्रोटॉन के ऊपर में तो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, प्रोटॉन के ऊपर में तो पॉजिटिव चार्ज, जो सारी की सारी प्रोटॉन कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर में है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण दोनों की चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट करती है। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एटम की जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी उसकी किसी एटम की कैसे डिसाइड होती है? किसी एटम की स्टेबिलिटी डिसाइड होती है बाय द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इट्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे डिसाइड होती है? बाय द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। और वही अट्रैक्शन फोर्स किसी भी एटम की स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, इसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच की अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, यही डिसाइड करता है किसी भी एटम की स्टेबिलिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो पहले मैं बता दूं। सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस एटम में, इंट्रोडक्शन के बाद, बॉन्डिंग कैसे होते हैं कार्बन में। ठीक है, कार्बन की बॉन्डिंग कैसी होती है। उसके बाद एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। वर्सेटाइल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरह के कंपाउंड्स को सैचुरेटेड बोला जाएगा, किस तरह के कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड बोला जाएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। होमोलोगस सीरीज किसको बोला जाता है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। देखो, हमारे जो सेल्स हैं, हमारे सेल्स का 70 to 95% क्या है, वाटर है। बाकी सारा चीज मोस्टली किस चीज का बना है, मोस्टली कार्बन का बना है। अब यहाँ पे ये जो मोस्टली कार्बन का मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि मोस्टली कार्बन का बना है, तो ये मोस्टली कार्बन का मतलब क्या क्या, कार्बन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बन का मतलब प्रोटीन, कार्बन का मतलब फैट, या फिर आप इसको लिपिड्स बोल लो। इस सब चीजों से बेसिकली हमारा बना है बॉडी, हमारे सेल्स। तो सेल्स से ही फिर ऑर्गन सिस्टम वगैरह बनते हैं। जो भी प्रोटीन की फॉर्मेशन होनी है, डीएनए की फॉर्मेशन होनी है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब का सब किस चीज से बना है, कार्बन का बना है। कार्बन के अलावा ऐसा नहीं है कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन होगा ऐसा नहीं है। वहां पे कार्बन तो होगा ही, मेनली तो यही होगा, लेकिन कार्बन के साथ वहां पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है। ये सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट हो सकती है कार्बन के साथ। ये सारी चीजें कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कुछ भी चीज वहां पे अटैच हो सकती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करने के, मतलब जिसका एटॉमिक सिंबल सी, और एटॉमिक नंबर होता है इसका, एटॉमिक नंबर होता है 6। हमने ये पढ़ा है कि किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। 14th ग्रुप का होने के कारण इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 14th ग्रुप के जो भी एलिमेंट है सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन केमिकली कैसे रिएक्ट करेगा अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कार्बन अपनी ऑर्बिट को, जो ये इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है के बाद एल ऑर्बिट, इस ऑर्बिट को कैसे कंप्लीट करता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन दिखता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर अपनी 4 इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर दे। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन करके क्या फॉर्म करने वाला है, ये फॉर्म करने वाला है C4 माइनस एनायन। क्या फॉर्म करने वाला है, ये फॉर्म करने वाला है C4 माइनस एनायन, C4 माइनस एनायन, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो। और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये फॉर्म करेगा C4 प्लस कैटायन। लूज करने से वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन करने से वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो लूज करने से C4 प्लस कैटायन फॉर्म करेगा और गेन करने से C4 माइनस एनायन की फॉर्मेशन होगी। तो अब दोनों में से क्या करेगा, इस चीज को समझने के लिए हम इसके रिएक्शन के डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं C4 माइनस एनायन की फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी। देखो, C4 माइनस एनायन की फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, इसके लिए हमको पहले उस सिचुएशन को कंसीडर करना पड़ेगा। और मान लेते हैं हम कि ये C4 कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो गेन करने के बाद उसके पास प्रोटॉन का नंबर 6 होगा, जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वहां पे हो जाएगा 10, जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है। और कभी भी किसी भी कंडीशन में 6 प्रोटॉन कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी किसी भी कंडीशन में 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकता। तो अगर ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकता, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हम ये सिंपली बोल सकते हैं कि C4
माइनस एनायन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये फॉर्मेशन ही नहीं हो सकती। तो अगर ये फॉर्मेशन नहीं हो सकती तो क्या यहाँ पे C4 प्लस कैटायन की फॉर्मेशन हो सकती है? क्या C4 प्लस कैटायन की फॉर्मेशन पॉसिबल है? अब इसकी फॉर्मेशन के लिए पहले हम ये सिचुएशन कंसीडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे कार्बन है जिसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज है और ये हो गई इसकी पहली ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला, और दूसरी ऑर्बिट ये हो गई जिस ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन अभी के सिचुएशन में ये एटम स्टेबल है, मतलब ये एटम जो है अभी न्यूट्रल है, स्टेबल नहीं बोले, न्यूट्रल बोले। और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना हुआ, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करें यहां से, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन एक छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एटम है। तो जब बहुत स्मॉल एटम है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो काफी पास पास में है, तो वहां से अगर पास पास में है तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगी। इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि यहां से ये चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। मतलब एनी केमिकल रिएक्शन will not have that much amount of energy which could remove all 4 electrons from carbon। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इतनी एनर्जी है ही नहीं जहां से कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो अगर ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको क्या समझाया कि ये पॉसिबल नहीं था C4 माइनस एनायन, और अब ये बता रहा हूं C4 प्लस कैटायन भी पॉसिबल नहीं, दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो जब दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है तो सिंपल सी बात ये है कि ना ये C4 माइनस एनायन की फॉर्मेशन करेगा और ना ही ये C4 प्लस कैटायन की फॉर्मेशन करेगा। तो अगर दोनों में से कोई भी चीज फॉर्म नहीं कर सकता तो फिर कार्बन करेगा क्या? कार्बन करता है कोवैलेंसी। कार्बन कोवैलेंसी शो करता है और कोवैलेंसी शो करके तब ये कंपाउंड की फॉर्म है। समझते हैं, देखो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक आइसोटोप है कार्बन का C612 जिसका एटॉमिक नंबर है, दूसरा है C613 जिसका एटॉमिक नंबर है, एक है C614 जिसका एटॉमिक नंबर है। ये 3 हैं कार्बन के आइसोटोप। इसमें जो तीसरा वाला आइसोटोप है ना, ये वाला जो आइसोटोप है, ये वाला आइसोटोप एक ऐसा आइसोटोप है, इसकी बात कर रहा हूं। चलो, तो हमने बात करी इसकी C614, ये जो है ये क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम उस तरह के आइसोटोप को बोलते हैं जिसमें से रेडिएशंस निकलता है। रेडिएशंस करने का मतलब अल्फा रे निकलेगा, बीटा रे निकलेगा, वहां से गामा रे निकलेगा। तो इस तरह की रेज वहां से निकलती रहती है और इस तरह की रेज जो निकलती है वहां से, दैट इज टू क्रिएट स्टेबिलिटी। उस तरह के एटम से जहां पे स्टेबिलिटी क्रिएट करनी होती है, उस तरह के एटम खासकर जिसकी की न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस होती है, उस तरह के एटम जिसकी न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस होती है, तो वहां पे अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती रहती है उसको स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो वहां पे C14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे, बाद में बताऊंगा आपको जब अच्छा इवोल्यूशन वाला टॉपिक तो हट गया, नहीं तो वहां पे मैं आपको इसके डिटेल में बताता। चलिए खैर बाद में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में।
ये एक एक्टिविटी है। चलिए, कार्बन की अकरेंस एटमॉस्फेयर में कितनी है? कार्बन की अकरेंस एटमॉस्फेयर में ओनली 0.03% है। अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो है दैट इज 0.02%। तो जब इतना कम कार्बन है एटमॉस्फेयर में और अर्थ क्रस्ट में, तो बाकी के कार्बन कहाँ हैं? बाकी के कार्बन है, रेस्ट कार्बन जो है वो कहाँ पे है? रेस्ट कार्बन इज इन the body of living organism, in the body of living organisms, प्रोटीन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यहां पे है। चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, किसी भी केस में, प्लांट के केस में, एनिमल के केस में, इस सब केस में प्रेजेंट है क्या? फ्यूल है, वुड के केस में चारकोल, पेट्रोलियम, इसके केस में, लिविंग बॉडी के केस में, मिनरल्स के केस में, इस सब केसेस में वहां पे कार्बन काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हाउ कैन वी स्टडी व्हाट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड्स, खासकर उस तरह के कार्बन कंपाउंड्स, बेसिकली हम एक रफ आइडिया अगर हम लें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, उस तरह के कार्बन कंपाउंड जो लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं, बोल सकते हैं, मतलब एक रफ आइडिया ये दिया जा सकता है इस तरीके से, जो लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं। और ये 100% करेक्ट नहीं है, बट जो लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं उसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उस तरह के जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसकी स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। फोकसेस ऑन एनी कंपाउंड विद कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन रेंज फ्रॉम सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट, अगर कार्बन कंपाउंड की बात की जाए आपसे, सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड या सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बोल लो, अगर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलेस्ट होगा क्या? मीथेन। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। इतने से बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं 1 लाख डाल्टन तक की, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट की बात, उससे भी बड़े बड़े हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 लाख डाल्टन तक की, उससे भी बड़े बड़े हो सकते हैं प्रोटीन। तो छोटे से लेकर के बड़े से बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। वाई? कार्बन, इतने सारे अलग अलग तरह के कार्बन कंपाउंड एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में इतने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं? अगर हम इसको एक सिंपल क्वेश्चन के फॉर्म में बोलें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाई इज कार्बन वर्सेटाइल इन नेचर। अब व्हाई इज कार्बन वर्सेटाइल इन नेचर, इसमें ये जो वर्ड है वर्सेटाइल, वर्सेटाइल वर्ड का मतलब क्या है? वर्सेटाइल वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन के जो डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं वो क्यों प्रेजेंट है? डिफरेंट फॉर्म्स क्यों प्रेजेंट है? अभी मैंने आपको बताया कि आपके रूम में अगल बगल जितने भी चीजें हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें किस चीज की बनी हुई है? मैक्सिमम चीजें कार्बन की बनी, मोस्ट ऑफ द लिविंग चीजें कार्बन की बनी होती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? कार्बन सबसे छोटा एटम है जिसकी की वैलेंसी हाईएस्ट होती है। कार्बन सबसे छोटा एटम है जिसकी वैलेंसी हाईएस्ट होती है, ठीक है? तो कार्बन इज द स्मॉलेस्ट एटम हैविंग मैक्सिमम वैलेंसी। कार्बन से ज्यादा वैलेंसी किसी की होती ही नहीं है, कार्बन से ज्यादा वैलेंसी किसी की नहीं होती। कार्बन इज द स्मॉलेस्ट एटम। तो आप सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये बोल सकते हो, कार्बन इज स्मॉलेस्ट एटम हैविंग मैक्सिमम वैलेंसी। मैक्सिमम वैलेंसी कहने का मतलब किसी एटम की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है दैट इज 4। तो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रा का मतलब ये होता है 4, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और 4 वैलेंसी किसी भी एटम की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो 4 ही होती है। तो कार्बन की भी वैलेंसी 4 है।
तो कार्बन इज द स्मॉलेस्ट एटम हैविंग मैक्सिमम वैलेंसी, दैट इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी। और बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी, अभी आपने देखा ना कि कार्बन जो है कि वो क्या करता है, कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। कार्बन जो है क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और कार्बन में ये एबिलिटी होती है, कार्बन इज हैविंग द यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन लॉन्ग चेन कार्बन विद सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, और सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज मैक्सिमम विद कार्बन, एंड व्हिच दिस वैलेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। ये जो कैटेनेशन है ना, जिसको कि हम लोग सिंपल सेंटेंस में बोले तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, दिस प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ये कार्बन में मैक्सिमम होता है। ऐसा मत समझिएगा सिर्फ कार्बन में ही होता है, कार्बन के अलावा सल्फर में भी होता है, सिलिकॉन में भी होता है, फास्फोरस में भी होता है। आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे सिर्फ कार्बन में ही होता है, इस सब एलिमेंट्स में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम किस में होता है, कार्बन में। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन is called as what, this property is called as catenation। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इसका नाम है कैटेनेशन। ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम किस में होता है, कार्बन। और कार्बन बहुत छोटा सा एटम होने के कारण ये जो बॉन्ड बनाता है ना, इसकी जो बॉन्ड बनेगी, दिस बॉन्ड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये किस तरह का बॉन्ड बनेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है कैटेनेशन की, और कार्बन इज द स्मॉलेस्ट एटम व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम वैलेंसी। ये कुछ रीजन है जिस रीजन के कारण हम कार्बन को वर्सेटाइल नेचर बोलते हैं। कार्बन इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर पाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग हम लोग बोलते हैं, उस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जहां पे शेयरिंग होगी। अब शेयरिंग जब होगी तो किस तरह से शेयरिंग होगी, कैसे, शेयरिंग को शो करने के लिए मैं एक काम करता हूं, आप लोग को एक फ्रेश पेज लेकर के मैं शो करता हूं। तो मैं आपको बॉन्डिंग के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जहां पे शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो कोवेलेंसी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ये होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे कोई किसी को ना इलेक्ट्रॉन देता है, ना ही कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, बल्कि क्या होता है वहां पे शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होंगे शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग यहाँ पे समझें। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल है। अब इस हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम्स है ना। जैसे मान लो कि ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये इसका इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम और ये इसका इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। और हमेशा जब भी बॉन्डिंग बनेगी तो शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। और चूंकि यहाँ पे एक बॉन्डिंग बन रही है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसको हम लोग, ये तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन अगर इसका कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर शो करोगे तो ये इसका कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा। ये रहा दो हाइड्रोजन के एटम। उसी तरह से जैसे ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल में क्या होगा, दो ऑक्सीजन के एटम हैं। ऑक्सीजन जिसका कि एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा ऑक्सीजन है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन।
तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और उसी तरह से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। दोनों एक दूसरे के 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, यहाँ पे एक बॉन्डिंग बनी, यहाँ पे एक बॉन्डिंग बनी, 2-2 बॉन्डिंग बनी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे डबल, इसको हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से मान लीजिए N3 है नाइट्रोजन का एटम, तो नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल, अब इसमें जो है बॉन्डिंग जब फॉर्म होगी तो कैसे फॉर्म होगी, देखिए N2 हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2 और 5 बनेगा। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन का एटम, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये नाइट्रोजन क्या किया कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और ये नाइट्रोजन क्या किया, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, दोनों ने एक दूसरे के 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। शेयरिंग हमेशा बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की होगी। जैसे ये देखो, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, यहाँ पे दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो जब भी शेयरिंग होगी वहां पे बराबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होगी। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, देखो यहाँ पे किस तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे बन रही है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो अभी तक जो आपने देखा, यहाँ पे क्या है कि बॉन्डिंग की बात जब भी हम करते हैं, अगर वहां पे मेटल और नॉन मेटल है तो ये तो पक्की बात है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही नॉन मेटल है, यहाँ पे तो दोनों ही नॉन मेटल है, यहाँ पे दोनों नॉन मेटल है। इवन अगर दोनों अलग अलग भी नॉन मेटल होंगे, जैसे वाटर के केस में, H2O के केस में दोनों अलग अलग नॉन मेटल है, तो वहां पे नॉन मेटल की तो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब वो एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ है तो कभी वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, इधर एक हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। चलो हम हाइड्रोजन को के इलेक्ट्रॉन को रेड कलर से शो कर देते हैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रेड कलर से हमने शो कर दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 6 है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के पास खुद का 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बदले में तो वो हाइड्रोजन भी शेयर करेगा ना उसके इलेक्ट्रॉन को, ऐसा तो है ना कि सिर्फ ऑक्सीजन शेयर करेगा, हाइड्रोजन भी शेयर करेगा उसके इलेक्ट्रॉन को। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इसके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, एक ही इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग हमेशा बराबर इलेक्ट्रॉन की होती, शेयर किया। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनी, ऑक्सीजन की एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बन रही है, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बन रही है, ये बन गया वर्ल्ड का सबसे फेमस कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड लाइक वाटर, है ना। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए CO2 की हम बात करते हैं, मान लीजिए CO2, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं, जो कि सबसे कम नंबर में होता है, दैट इज सेंट्रल एटम, उसी के चारों ओर बाकी के एटम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एटम। तो जैसे ये कार्बन है, अब कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन दोनों साइड में अटैच्ड है। अब इधर एक ऑक्सीजन जिसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और इधर इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इधर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, है ना। देखो ऑक्सीजन की कंप्लीट हो गई ना वैलेंसी। तो अब कार्बन भी तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, ऐसा तो नहीं कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट नहीं करेगा। कार्बन के पास 4 है, 2 इधर शेयर कर रहा है, 2 इधर शेयर कर रहा है, तो कार्बन की देखिए ये बॉन्डिंग हो गई, देखो यहाँ पे हो गई बॉन्डिंग कंप्लीट। तो कार्बन क्या कर रहा है, इधर 2 बॉन्डिंग बना रहा है, इधर 2 बॉन्डिंग बना रहा है, टोटल 6 बॉन्ड, टोटल जो है इसकी वैलेंसी हो गई कंप्लीट। इधर देखो 4 इसके पास थे, 2 इधर बॉन्डिंग, 2 इधर बॉन्डिंग, टोटल कार्बन की भी हो। तो इस तरह से वहां पे शेयरिंग होती है, और जब शेयरिंग होती है तो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, किसी से ना इलेक्ट्रॉन लेता है।
तो वहां पे क्या होगा, जब ना कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना जब किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वहां पे क्या होगी, कोई चार्ज की डेवलपमेंट नहीं होगी, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड होगा, कोई चार्ज होगा ही नहीं वहां पे। तो जब भी शेयरिंग से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, वो हमेशा किस तरह के कंपाउंड होंगे, हमेशा ही वो न्यूट्रल कंपाउंड होंगे, जहां पे कोई किसी को ना इलेक्ट्रॉन देता है ना किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, वहां पे हमेशा शेयरिंग हो। ओके, चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि CH4 मीथेन, इसका बहुत बार पेपर में भी आया है मीथेन का। कार्बन है, सेंट्रल एटम इज कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4। अब इसके चारों ओर हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ये इसके साथ शेयर किया 1 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ये शेयर किया, इसके साथ ये शेयर किया, इसके साथ ये शेयर किया। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, ये देखिए। तो यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया और एक बॉन्ड इधर बनाया, ये हो गई कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है ना। अब इसी तरह से एक मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको, देखो एक है, मान ले CH3OH, मिथेनॉल बोलते हैं इसको, दिस इज मिथेनॉल। इस कंपाउंड का मान लीजिए स्ट्रक्चर बना, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन पहले ले लें इधर, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम ब्लू कलर में ले लेते हैं, ये रहा 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का। CH3 का बना दिया, ऑक्सीजन बना है। चलो ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं ग्रीन कलर में, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। चलो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम रेक्टेंगल से शो कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, यहाँ पे 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गया और 6, ये ऑक्सीजन का एटम। अब हाइड्रोजन को फिर हम रेड कलर में ले लेते हैं, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। पहले चलो हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर लें, ये एक हाइड्रोजन का हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन का हो गया, ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन और ये हो गया चौथा हाइड्रोजन, वैलेंसी कंप्लीट। अब आइए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से हैं, एक इधर शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और एक इधर शेयर करेगा कार्बन के साथ, तो ये हो गई ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, ग्रीन कलर से हमने दिखा दिया। अब कार्बन का आते हैं, ब्लू कलर से दिखाते हैं आपको, कार्बन की वैलेंसी 4 तो उसके पास में है, एक इधर शेयर कर रहा है, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया कंप्लीट। अब कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लें, कंपाउंड की CH3OH, ये हो गया कंपाउंड मिथेन। एक और कंपाउंड का मैं समझा देता हूं आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये है S8। S8 का 2 स्ट्रक्चर होता है, एक होता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट और दूसरा होता है कोवैलेंट। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट समझाता हूँ एसिड का। 8 सल्फर है, पहले आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सल्फर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। इस सल्फर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वाले सल्फर से, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल। हर एक सल्फर का यही करना है, हर एक सल्फर का यही करना है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट कि आपको ये समझ में आ जाए उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे। 2 3 4 5 6, ये सल्फर,
एक 2 इलेक्ट्रॉन रिंग के बीच में और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन अगल बगल। हर एक सल्फर का इसी तरह से हम लोग शो कर लें। 1 2 3 4 5 6, इसका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक और कोई कलर ब्लैक ले लेते हैं। 2 3 4 5 6। चलिए, हर एक को हमने अलग अलग कलर से कोशिश करी है सॉल्व करने की। तो सबसे पहले ब्लैक से ही स्टार्ट करते हैं। सल्फर का ब्लैक वाला जो है वो 6 उसके पास में है, एक इधर शेयर किया और एक इधर शेयर किया। ये इस वाले सल्फर की हो गई बात कंप्लीट। चलो, अब जिसको ब्लू कलर से शो किया है, 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास में है, एक इधर और एक इधर। हर एक सल्फर का इसी तरह से शो करते जाइए। हर एक सल्फर का इसी तरह से शो करते चले जाइए। 6 उसके पास में है, एक राइट साइड वाला एक लेफ्ट साइड वाला। हर एक सल्फर का आप ऐसे शो कर दीजिए, बनता चला जाएगा कंपाउंड S8। हर एक सल्फर में यही करना है, लेफ्ट और राइट, एक लेफ्ट से एक राइट से इलेक्ट्रॉन उठाना है। तो ये हो गया S8 का स्ट्रक्चर, आपके सामने जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है S8 का। एक और स्ट्रक्चर होता है इसका, ये तो हो गया, इसको हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। रिंग स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर होता है S8 का जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउन स्ट्रक्चर। और इसका क्राउन स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, देखो, सल्फर, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाई है, बट ये स्ट्रेट लाइन का सल्फर, ये स्ट्रक्चर क्राउन स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, तो ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया और ये हो गया क्राउन स्ट्रक्चर। ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लेकिन क्राउन स्ट्रक्चर में मोस्टली आपको कोवेलेंट बॉन्ड पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही पूछा जाएगा। इसमें आपको पूछा जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर और इसमें पूछा जाएगा रिंग स्ट्रक्चर। तो ये दो एग्जांपल हो गए क्राउन और रिंग स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और उससे भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, वो भी मैं एक बार बता देता हूं आप लोग को। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं एक और कंपाउंड में जिसका नाम है बेंजीन। इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। चलिए, बेंजीन में देखें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। कैसे बनाएंगे कंपाउंड इसका? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या करो, 6 कार्बन को हेक्सागोनल रिंग में ले लो। 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्सागोनल रिंग में। इसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका इस तरह का बनेगा। देखो, ये है इसका कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब इसी का अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखें, ध्यान दें। कार्बन, मैं इस कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूं, ये वाले कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूं।
ये कार्बन, देखो अब देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ जरा, मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं, देखते जाओ। मैं इसी को कन्वर्ट करूं कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डॉट में मैं कन्वर्ट करता हूं, आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना आता है ना तो इलेक्ट्रॉन डॉट तो बहुत आसानी से बन जाएगा। चलो देखते जाओ। सबसे पहले मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं, ध्यान दो बच्चों, एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं, देखो ये हो गए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। आप सबसे पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पे कंसंट्रेट करो। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है। अभी मैं सिर्फ पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा, फिर कार्बन के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने के बाद फिर मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा। ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बाद में बनाऊंगा, पहले कार्बन के ड्रॉ कर। हर एक बॉन्डिंग जो होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की होगी और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की होगी। ये बना लिया मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन। चलिए अब मैं बनाने जा रहा हूं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं कलर देने जा रहा हूं ग्रीन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रीन कलर देने जा रहा हूं। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो मैंने बना दिया ग्रीन कलर में। देखते जाइए, देखते जाओ बच्चों, देखते जाओ, कितना आसान है इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना। कोवेलेंट बॉन्ड पता है तो इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना बहुत आसान है। देखो ये है हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, ये हो गई हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। कंप्लीट। अब आइए कार्बन की बॉन्डिंग में, कार्बन की बॉन्डिंग। चलो इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया इस कार्बन की बॉन्डिंग। चलो इस कार्बन की बॉन्डिंग में आए, ये वाला कार्बन का देखो, इस वाले कार्बन की देखते हैं। देखो ये इस कार्बन का हो गया। अब इस वाले कार्बन में आते हैं, ये इस कार्बन का हो गया, ये इस कार्बन का हो गया। एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का छूटा हुआ है। चलो देखो हर एक कार्बन की बॉन्डिंग मैंने बना दी है। अगर अभी भी स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, पूछो। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।